Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope you all are fine. My name is रिफत जहां and आज हम FSC पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। हम देखेंगे इस टॉपिक में इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर को। चलें जी, सबसे पहले मैं आपको इस टॉपिक का ओवरव्यू देती जाऊं कि आज के लेक्चर वीडियो में हम क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप टॉपिक के नाम से आपको अंदाजा हो रहा है कि हमने वाटर की इंपॉर्टेंस देखनी है, पानी की अहमियत क्या है हमारी जिंदगी में या हमारी बॉडी में। वो बॉडी में भी हो सकता है, बॉडी के डिफरेंट हम ऑर्गन्स में डिस्कस करेंगे, या हम लोग देखेंगे कि सेल में वाटर की क्या इंपॉर्टेंस है, परसेंटेज देखेंगे, डिफरेंट चीजें देखेंगे। चलो जी, मैंने आपको बता दिया कि इस टॉपिक में हम इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर तो डिस्कस करेंगे ही, उसके साथ हम वाटर की सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करेंगे। उसमें कुछ टर्म्स हम डिस्कस करेंगे, पोलर सब्सटेंसेस देखेंगे क्या होते हैं, आयनिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, नॉन आयनिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज देखेंगे। हम इस टॉपिक में हीट कैपेसिटी का जो है वो टॉपिक डिस्कस करेंगे। आपको मैं बताऊंगी हीट कैपेसिटी क्या होती है। हम वाटर की हीट कैपेसिटी डिस्कस करेंगे। हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होती है, हम वाटर रिलेटेड हीट ऑफ वेपोराइजेशन डिस्कस करेंगे, उसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे। आयनाइजेशन ऑफ वाटर डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि वाटर की आयनाइजेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। ये सारी चीजें डिस्कस करने के साथ प्रोटेक्शन वाला पॉइंट आपकी बुक में लिखा हुआ है। हम देखेंगे कि वाटर का क्या इंपॉर्टेंट रोल है प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कैसे वो हमारी लाइफ में या हमारी जिंदगी में एग्जिस्ट करके हमें किन किन चीजों से प्रोटेक्ट कर रहा है। चलें जी, आई होप ओवरऑल तो आपको क्लियर हो गया होगा इस टॉपिक का कि ओवरऑल क्या है, इस टॉपिक का ओवरव्यू क्या है, आपको समझ आ गई होगी ओवरऑल कि हमने इस टॉपिक में किन किन चीजों को डिस्कस करना है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज के हम टॉपिक पे, मूव ऑन करते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। आप देख सकते हैं टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। चलें, जिसका पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं, ये इंपॉर्टेंस में आ जाता है। सबसे पहले आपको पता है कि जो वाटर है बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी जिंदगी का जो अहम जुज है वो पानी है। आपको पता है पानी के बगैर बिल्कुल जिंदगी का वजूद ही नहीं हो सकता। आपको ये भी पता है कि पानी इतना इंपॉर्टेंट है कि आप कह सकते हैं कि जिंदगी का आप सोच नहीं सकते, तस्वर ही नहीं कर सकते पानी के बगैर जिंदगी। वो चाहे जानवरों की हो, वो इंसानों की हो, वो प्लांट्स हो, किसी भी ऑर्गेनिजम्स के सेल है ना, वो विदाउट वाटर लिव ही नहीं कर सकते, जिंदा ही नहीं रह सकते। तो हमने कहा कि वाटर इज अ मीडियम ऑफ लाइफ, जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट मीडियम है एंड मोस्ट अबंडेंट कहते हैं बहुत ज्यादा मिकदार में पाने वाला कंपाउंड इन ऑल ऑर्गेनिज्म। मैंने आपको बता दिया कि तमाम ऑर्गेनिज्म, वो चाहे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या ह्यूमंस हो या कोई भी हो, उनके अंदर पाए जाने वाला जो वाटर है वो बहुत अबंडेंट कंपाउंड है। क्लियर है? चलिए इसकी सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। अब हमने इसकी परसेंटेज देखनी है लिविंग ऑर्गेनिज्म में कि पानी की जो परसेंटेज है लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो कितनी है या कहां से कहां तक वेरी करती है। आपको याद होगा हमने पिछले चैप्टर में, बल्कि इसी चैप्टर के पिछले जो मैंने आपको टॉपिक्स में हमने ओवरव्यू डिस्कस किया था, या आप कह सकते हैं कि कंपैरिजन डिस्कस किया था मेमेलियन सेल का और बैक्टीरियल सेल का। उसमें मैंने आपको परसेंटेज बताई थी वाटर की कि इन दोनों सेल्स में जो वाटर की परसेंटेज थी वो 70% थी। अब हम देखते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में वाटर की परसेंटेज क्या है। तो 65 to 89% वेरी करता है वाटर परसेंटेज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। ये भी इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपकी बुक में इसकी परसेंटेज भी मेंशन की गई है। चलो जी, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। अब हमने देखना है कि डिफरेंट सेल में वाटर की परसेंटेज क्या है। आपकी बुक में 2 सेल्स डिस्कस किए हैं, नंबर 1 बोन सेल्स में और नंबर 2 आपके ब्रेन सेल्स में। कहते हैं ह्यूमन टिश्यू कंटेन अबाउट 20% वाटर इन बोन सेल्स। जो आपकी बोन सेल्स हैं उसमें पानी की मिकदार देखें तो 20% होती है, ब्रेन सेल्स की बात करें तो 85% है। देखो वेरी करता है, एवरी सेल टू सेल भी परसेंटेज जो है वो वाटर की वेरी करती है। चलें जी, ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए थे वाटर रिलेटेड। अब हम देखेंगे सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज वाला पॉइंट कि सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज क्या होती है। वाटर रिलेटेड इसकी कुछ पोलैरिटी या पोलर सब्सटेंसेस के साथ या डिफरेंट टॉपिक्स के साथ हम वाटर को कंपेयर करते हुए चलते हैं। मूव ऑन करते हैं हम अपने पहले पॉइंट पे जो कि है पोलर सब्सटेंसेस। देखिए लिखा हुआ है ड्यू टू इट्स पोलैरिटी यू नो दैट वाटर इज अ पोलर सब्सटेंस, इसीलिए यहाँ मेंशन किया है पोलर सब्सटेंस में। आपको पता है वाटर एक पोलर सब्सटेंस है। पोलर सब्सटेंस क्या होता है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस दोनों हो। एंड आपको पता है कि जो वाटर है उसमें HO और H मतलब H2O कहते हैं ना, तो H2 मतलब HO और H, ये 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल। और आपको पता है ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है।
इसीलिए हमने कहा क्योंकि वाटर एक पोलर सब्सटेंस है, मैंने आपको बताया पोलर सब्सटेंस होने का मतलब ये होना चाहिए कि उसमें दोनों आयंस मौजूद हों। क्लियर है? चलें जी, ये समझ आ गया आपको पोलर सब्सटेंस क्या होता है। कहता है ड्यू टू इट्स पोलैरिटी, वाटर को ना पोलर सब्सटेंस कहते हैं, और आपको पता है पोलैरिटी, वाटर इज अ एक्सीलेंट सॉल्वेंट फॉर पोलर सब्सटेंसेस। अच्छा, अब हम बात करते हैं सॉल्वेंट। आपने सॉल्वेंट और सोल्यूट पढ़ा होगा। कहते हैं कि पानी जो है वो एक्सीलेंट सॉल्वेंट है। आपको पता है कि पोलैरिटी का मतलब वाटर पोलर सब्सटेंस, मतलब पोलर जो है ना, वाटर जो है वो एक्सीलेंट सॉल्वेंट है। वो बहुत अच्छा सॉल्वेंट इसलिए है क्योंकि वो पोलैरिटी रखता है और काफी सारे सब्सटेंस जो है वो उसमें डिसॉल्व हो सकते हैं और डिफरेंट सोल्यूट्स भी हो सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं वाटर जो है वो एक्सीलेंट सॉल्वेंट है जो कि डिफरेंट सोल्यूट्स को अपने अंदर डिसॉल्व करने की कैपेसिटी रखता है। क्लियर हो गया पोलर सब्सटेंसेस क्या होते हैं। चलो जी, अब हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे जो कि है आयनिक सब्सटेंसेस का। कि आयनिक सब्सटेंस, आयंस आपको पता है पॉजिटिव आयंस भी होते हैं, नेगेटिव आयंस भी होते हैं। कहते हैं कि आयनिक सब्सटेंसेस आर डिसॉल्व इन वाटर। कहते हैं कि वाटर, क्योंकि हमने कहा कि एक्सीलेंट सॉल्वेंट है। अब हमने बात की कि क्योंकि पानी एक एक्सीलेंट सॉल्वेंट के तौर पे, हम सॉल्वेंट प्रॉपर्टी से तो डिस्कस कर रहे हैं वाटर की। कहते हैं कि पानी क्योंकि एक्सीलेंट सॉल्वेंट है इसीलिए पानी अपने अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयंस को डिसॉल्व करने की कैपेसिटी रखता है। आई होप आपको इसका ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अब हम जो है इसी आयनिक सब्सटेंसेस का नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। लिखा हुआ है कि व्हेन इन सॉल्यूशन, अगर हम कोई सॉल्यूशन की बात करें, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स मूव रैंडमली एंड आर इन अ मोर फेवरेबल स्टेट टू रिएक्ट विद अदर मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। कहते हैं कि सॉल्यूशन की बात करें तो आयंस मॉलिक्यूल्स बड़े रैंडमली मूवमेंट, आप कह सकते हैं मूवमेंट में होते हैं या मूवमेंट शो करते हैं और एक दूसरे के साथ रिएक्ट करने की जो है वो कैपेसिटी भी रखते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। अब आप एग्जाम्पल के साथ जो है वो वाटर को डिस्कस करेंगे। वाटर को एक, मैंने आपको कहा था कि वाटर जो है वो एक्सीलेंट सॉल्वेंट है क्योंकि वो एक एबिलिटी या कैपेसिटी रखता है डिफरेंट आयंस को या डिफरेंट सोल्यूट्स को अपने अंदर डिसॉल्व करने की। देखें, अब हम इसकी एग्जाम्पल के साथ इसको डिस्कस करेंगे ताकि आपको मजीद क्लियर हो। अब आपने देखा होगा कि जो नमक है वो सोल्यूट है और आपको पता है कि वो पानी में हल हो जाता है। अभी मैंने बात की कि वो वाटर कैपेसिटी रखता है, वाटर क्योंकि सॉल्वेंट है वो सोल्यूट को हल कर लेगा। प्लस मैंने दो बात की थी कि वो डिफरेंट आयंस को भी अपने अंदर जो है वो डिसॉल्व करने की कैपेसिटी रखता है। हमने सॉल्ट की बात की, आपको पता है सॉल्ट का फार्मूला क्या होता है, NaCl। ठीक है, Na आपको पता है सोडियम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है एंड क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। कह रहे हैं कि अगर हम पानी के अंदर साल्ट को ऐड करेंगे इनटू वाटर, द नेगेटिव एंड्स ऑफ द वाटर, मैंने आपको कहा था ना कि वाटर क्योंकि एक पोलर सॉल्वेंट है, ये सब्सटेंस है, उसमें दो एंड्स होंगे, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। ठीक है, हाइड्रोजन पॉजिटिव और ऑक्सीजन नेगेटिव एंड होगा उसका वाटर का। तो कह रहे हैं कि द नेगेटिव एंड ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आर अटैच्ड टू द सोडियम आयंस। क्यों? क्योंकि सोडियम आयन एक पॉजिटिव एंड है। क्लियर है? कहते हैं कि ये डिसॉल्व, हम देख रहे हैं ना कि कैसे जो है वाटर डिसॉल्व करते हैं। हमने देखा कि वाटर इस तरह डिसॉल्व करेगा कि जो वाटर का नेगेटिव एंड होगा वो सॉल्ट्स के अंदर मौजूद सोडियम के एंड के साथ अटैच हो जाएगा क्योंकि वो पॉजिटिव है। ठीक है, इसी तरह हम दूसरी बात करेंगे ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल आर अटैच टूवर्ड द, अब कह रहे हैं कि जो वाटर मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड है, लाइक जो वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एंड है, वो अटैच होगा किसके साथ? क्लोरीन आयन के साथ, क्योंकि आपको पता है क्लोरीन के साथ नेगेटिव चार्ज होगा। और इस सब के रिजल्ट में होगा क्या कि सॉल्ट जो है वो वाटर में क्या हो जाएगा बेटा? डिसॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक हमने इसकी सॉल्वेंट प्रॉपर्टी भी डिस्कस की कि वाटर सॉल्वेंट है। क्यों? क्योंकि वो कैपेसिटी रखता है डिफरेंट आयंस को और डिफरेंट सोल्यूट्स को अपने अंदर हल करने की। मैंने एग्जांपल बता दी कि कैसे हल करता है, क्योंकि जो डिफरेंट आयंस होंगे वो वाटर का पॉजिटिव सॉल्ट या सोल्यूट का नेगेटिव के साथ और वाटर का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव के साथ जब अटैच होगा तो उसको अपने अंदर डिसॉल्व कर लेगा। क्लियर हो गया? हमने इसकी प्रॉपर्टी भी डिस्कस की, एग्जांपल भी डिस्कस की। अब हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं जो कि है बेटा नॉन आयनिक सब्सटेंसेस। चलें, नॉन आयनिक सब्सटेंसेस डिफरेंट करते हैं। अब हमने बात की थी ना पहले आयनिक सब्सटेंसेस की, वो भी पोलर सब्सटेंसेस होते हैं। नॉन आयनिक सब्सटेंसेस में भी हम पोलर डिस्कस करेंगे क्योंकि ये भी पोलर है। क्यों पोलर है? क्योंकि मैंने यहाँ हमने डिस्कस किया चार्ज्ड ग्रुप है। जब भी अब आयनिक सब्सटेंस नॉन आयनिक सब्सटेंस में जब हम चार्ज ग्रुप को ऐड करेंगे तो वो पोलर हो जाएगा और वो पोलर प्रॉपर्टी शो करेगा। क्लियर है?
जैसे ही हमने चार्ज ग्रुप को ऐड किया तो वो क्या हो गया, वो पॉजिटिव, वो पोलर क्वालिटी जो है, क्वालिटीज या पोलर प्रॉपर्टीज शो करने लग गया। इसीलिए हमने कहा ये पोलर है, क्योंकि ये पोलर होगा, ठीक है, तो जाहिर है ये भी डिजोल्व करेगा नॉन आयनिक सब्सटेंस को वाटर। देख लेते हैं, कहते हैं कि नॉन आयनिक सब्सटेंस, जितने नॉन आयनिक सब्सटेंस हैं उनके अंदर हैविंग चार्ज ग्रुप, आप जब उनके साथ चार्ज ग्रुप अटैच कर देंगे इन देयर मॉलिक्यूल्स, उनके मॉलिक्यूल्स के साथ, तब वाटर उन नॉन आयनिक सब्सटेंसेस को भी अपने अंदर डिजोल्व कर लेगा। क्लियर हो गया? आई थिंक आपको यहाँ तक हमने देखा कि वाटर ना सिर्फ आयनिक सब्सटेंसेस को डिजोल्व करता है, वो आयनिक सब्सटेंसेस डिफरेंट आयन्स भी हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। हमने कहा कि उसके अलावा वाटर जो है वो नॉन आयनिक सब्सटेंसेस को भी ऐड कर लेगा, हाँ, जब हम उन मॉलिक्यूल्स के साथ चार्ज ग्रुप को अटैच करेंगे। क्लियर हो गया? चलेंगे, चार्ज ग्रुप ऐड करेंगे तो वो पोलर हो जाएगा, जब पोलर हो जाएगा और आपको पता है तब पोलर में पोलर कैपेसिटी या प्रॉपर्टी होने के बायस पानी जो है वो उसको अपने अंदर डिजोल्व कर लेगा। चलें जी, यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था सारी की सारी सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज कि वाटर कैसे जो है वो क्या किन किन वेज से डिफरेंट सोल्यूट्स या आयंस को अपने अंदर डिजोल्व करता है। अब हम वाटर की सॉल्वेंट प्रॉपर्टी की इंपॉर्टेंस डिस्कस करेंगे, ठीक है? देख लेते हैं, वो कह रहे हैं कि इट इज बिकॉज ऑफ सॉल्वेंट प्रॉपर्टी ऑफ वाटर दैट ऑलमोस्ट ऑल रिएक्शन इन सेल अकर इन एक्वस मीडियम। कहते हैं कि क्योंकि वाटर एक सॉल्वेंट सब्सटेंस है या सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज रखता है, इसीलिए सेल के अंदर मौजूद जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो एक्वस मीडियम में की वजह से होते हैं या एक्वस मीडियम में होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म क्या है? विस्कस मटेरियल है ना, एक लिक्विड मटेरियल है, उसके अंदर ही सारे के सारे सेल के रिएक्शन हो रहे होते हैं। तो हमने बात की कि वाटर की सॉल्वेंट प्रॉपर्टी एक ये इंपॉर्टेंस भी रखती है कि वो सेल के जितने भी रिएक्शंस हैं वो कैपेसिटी रखता है कि वो उसी एक्वस मीडियम में ही वकूअ पजीर होते हैं या हो रहे होते हैं। चलो जी, नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं अपनी बुक का, जो कि आपकी स्लाइड शो हो रही है आपको। स्लाइड पे आप नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं जो कि लिखा हुआ है, इन सेल्स ऑल केमिकल रिएक्शंस आर कैटालाइज्ड बाय एंजाइम्स व्हिच वर्क इन एक्वस एनवायरनमेंट। अब एक और पॉइंट बता रहा है, वो कह रहा है कि आपको क्योंकि पता है, आपको पता है ना कि किसी भी रिएक्शन को या किसी भी केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए आपको डिफरेंट एंजाइम्स देने पड़ते हैं। कहते हैं कि एंजाइम देना ही जरूरी नहीं, एंजाइम की वर्किंग प्रॉपर्टी देखें तो एंजाइम्स भी अपने आप को वर्क तभी कराते हैं जब उनको एक्वस एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए। क्लियर है? वाटर की इतनी इंपॉर्टेंस है। अगर एंजाइम्स किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है तो एंजाइम से भी ज्यादा एक्वस एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट है या वाटर इंपॉर्टेंट है उस एंजाइम्स को काम करवाने के लिए। क्लियर है? तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं, जैसे हमने ऊपर बात की कि तमाम जो रिएक्शंस हैं वो एक्चुअली सेल के एक्वस मीडियम में ही हो रहे होते हैं, क्योंकि अगर हम एंजाइम्स भी उनको दें जो कि कैटालाइज कराते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को, वो भी अपना काम सिर्फ एक्वस एनवायरनमेंट में ही कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं जो कि है नॉन पोलर सब्सटेंसेस का। अब हम देखेंगे कि वाटर और नॉन पोलर सब्सटेंसेस का क्या रिलेशनशिप है। अब नॉन पोलर सब्सटेंसेस में हम वाटर की इंपॉर्टेंस को डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारा मेन टॉपिक ही यही है। चलो जी, नॉन पोलर सब्सटेंसेस। अब मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए नॉन पोलर सब्सटेंसेस मींस ऐसे सब्सटेंसेस जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे, इनसोल्यूबल होंगे। हम देखेंगे कौन कौन से नॉन पोलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हमारी बॉडी में पाए जाते हैं और हम उनकी अक्ररेंस देखेंगे कि कौन कौन से जो है वो सब्सटेंसेस हमारे बॉडी के नॉन पोलर सब्सटेंसेस हैं और वो वाटर में क्यों डिसॉल्व नहीं होते, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपको पता है हमारे सेल का जितने भी मेम्ब्रेन है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, वो आपको पता है कि वो इनसोल्यूबल होती है वाटर में। तो वो क्या हुई, वो एक नॉन पोलर सब्सटेंस हुई। अगर वो भी पोलर होती तो आप हाथ धोते हैं, हम लोग हाथ धोते हैं तो हमारे सारे के सारे जो हाथ की जो सेल मेम्ब्रेन है, जो सेल मेम्ब्रेन है वो तो वाटर में डिसॉल्व होती, तो हमारा जो स्केलेटन है या स्ट्रक्चर है वो अपीयरेंस ना दे सकता। हमारी जो बॉडी हमें एक टर्जिड पोजीशन में या आप कह सकते हैं इरेक्ट नजर आती है या स्ट्रेट या सख्त नजर आती है, उसका यही वजह है कि जितनी भी सेल के अंदर तो पानी है, ठीक है, लेकिन सेल के बाहर जो सेल मेम्ब्रेन है वो पानी में डिसॉल्व नहीं होती। ठीक है, यही वजह है कि हमारा एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है। ठीक है, ह्यूमन स्केलेटन हो गया या कोई भी अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर्स हैं।
अब हम डिस्कस करते हैं, कह रहे हैं कि नॉन पोलर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सच एज, आपको पता है फैट्स हो गए, इसके अलावा लिपिड्स भी आ जाते हैं, ये आर इनसोल्यूबल इन वाटर। ये जो जितने भी फैट्स, आपको पता है फैट्स लिपिड ये सारे पानी में हल नहीं होते। इसका क्या फायदा है, हेल्प टू मेंटेन मेम्ब्रेन, आपको पता है सेल की जो जितनी भी मेम्ब्रेन है वो उसको मेंटेन करती है। मैंने आपको बता दी कि स्ट्रक्चर की जो है वो अपीयरेंस देती है, विच मेक कंपोनेंट्स इन द सेल्स। कह रहे हैं कि डिफरेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कंपोनेंट्स तो सेल्स के, अब मैंने आपको जैसा कि बताया कि सेल के अंदर तो वाटर है, और वो आप कह सकते हैं कि सेल के अंदर तो वो पोलर या फिर वो जो जितनी भी उनकी पोलर सब्सटेंसेस मौजूद होती हैं या डिजोल्व कैपेसिटी रखता है पानी अंदर, लेकिन सेल का जो हमने स्पेशली मेम्ब्रेन्स की बात की वो नॉन पोलर होती हैं, नॉन पोलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। क्यों? क्योंकि वो वाटर में डिजोल्व नहीं होती। और ये भी बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ताकि हमारा जो फिजिकल स्ट्रक्चर है या आप कह सकते हैं अपीयरेंस है वो मेंटेन रहे। क्लियर? आई थिंक मैंने बहुत डिटेल से इसको डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट हम अपनी स्लाइड में जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हीट कैपेसिटी। अब हम हीट कैपेसिटी का लिंक देखेंगे वाटर के साथ कि हीट कैपेसिटी का वाटर पे क्या इफेक्ट है। हमने बात की कि वाटर हैज ग्रेट एबिलिटी टू एब्जॉर्ब हीट विद मिनिमम ऑफ चार्ज इन इट्स ओन टेम्परेचर। देखें, अगर हीट कैपेसिटी की बात करें तो इसकी डेफिनेशन होती है कि द अमाउंट ऑफ हीट डिजोल्व बाय वाटर एंड टेम्परेचर जो है वो उसका टेम्परेचर उस रिजल्ट में राइज हो या इंक्रीज हो। देखें, हम बात करते हैं अगर हमारे सेल में वाटर है, अगर तो उसकी हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा लो होगी तो बाहर इन्वायरमेंट में जरा सा भी टेम्परेचर रेज हुआ तो हमारे सेल के अंदर का जो वाटर है वो भी टेम्परेचर रेज कर देगा। तो ये तो डिस्टर्बेंस है जिसकी वजह से हमारे पूरी की पूरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है वो डिस्टर्ब हो सकती है। ठीक है, तो कहते हैं कि वाटर के जो वाटर की हीट कैपेसिटी ना वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर देंगे तब वो जाके फ्लक्चुएट करती है। ये भी एक वाटर का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट इसकी सिग्निफिकेंस और इसके मैं आपको जो है वो परसेंटेज बताती हूँ, आपको मजीद क्लियर होगा। वो देखिए लिखा हुआ है, कह रहे हैं कि जी द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज द नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 15 to 12 जो है वो सेल्सियस इज 1.0। कह रहे हैं कि जितनी भी हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करें ना अगर वाटर की, तो वो जितने नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड करेंगे वो टेम्परेचर को जो है 1 ग्राम ऑफ टेम्परेचर को 15 से 16 जो है वो डिग्री सेल्सियस तक रेज कर सकते हैं। दिस इज बिकॉज मच ऑफ द एनर्जी इज यूज्ड टू ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड। आपको पता है, आपको मैंने जैसे वाटर का जो है मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। अब देखें ना, हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिव है, इसी तरह ऑक्सीजन नेगेटिव है, और दूसरा हाइड्रोजन जब वो वाटर के साथ आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए ठीक ठाक एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अगर आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा तभी तो आप कह सकते हैं कि वाटर के अंदर फ्लक्चुएशन आएगी हीट में। अच्छा, अब वाटर की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसको तोड़ने के लिए ही बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है। बाहर की जो टेम्परेचर चेंज हो ना उसका कोई इफेक्ट नहीं होता हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान मौजूद होने वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। यही बात है कि जब उनकी वाटर के अंदर मौजूद हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक नहीं होगी तभी हम कहेंगे कि वाटर का जो है वो टेम्परेचर राइज नहीं होगा या उसमें कोई तब्दीली या प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये एक एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी बुक में लिखा हुआ है, ये आप इसको भी देख ले, मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज था। चलो जी, हीट कैपेसिटी हमने डिस्कस कर दी कि वाटर की बहुत ज़्यादा हीट कैपेसिटी होता है। वाटर के अंदर जो है वो कैपेसिटी होती है वो फ्लक्चुएट नहीं करता है, बाहर इन्वायरमेंट में जो भी टेम्परेचर होगा उसका इंटरनल सेल के वाटर पे कोई इफेक्ट खास नहीं आएगा। क्यों खास नहीं आएगा? ड्यू टू इट्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक होगी तो इफेक्ट आएगा, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक होने के लिए ठीक ठाक एनर्जी या ठीक ठाक हीट की जरूरत होती है ताकि वो हाइड्रोजन ब्रेक हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो। चलिए जी, इंपॉर्टेंस की बात करते हैं हीट कैपेसिटी की। वो कहते हैं कि जो वाटर होता है ना वो टेम्परेचर स्टेबलाइजर के तौर पे काम करता है। स्टेबलाइजर के तौर पे कैसे काम करता है हम देख लेते हैं। कहते हैं सो ड्यू टू हाई हीट कैपेसिटी वाटर वर्क्स एज टेम्परेचर स्टेबलाइजर। आपको पता है कि क्योंकि वाटर की बहुत ज्यादा हाई कैपेसिटी के जो वाटर ना वो ठीक ठाक थर्मल या हाई हीट जो है वो उसको बेयर कर लेता है, इसी वजह से वाटर को हम टेम्परेचर स्टेबलाइजर भी बोलते हैं। कहते हैं कि वाटर टेम्परेचर स्टेबलाइजर होने की वजह से ये हमारे लिविंग मटेरियल्स को सडन थर्मल चेंजेस से बचा सकता है। फायदा समझ आ गया, इंपॉर्टेंट समझ आ गई कि हमने कह दिया कि वाटर की हीट कैपेसिटी इतनी अच्छी है, इतनी आप कह सकते हैं कि इतना अच्छा हीट कैपेसिटी है वाटर की कि जितना मर्जी बाहर के इन्वायरमेंट में टेम्परेचर ज्यादा या कम हो जाए वाटर उसको बियर कर लेता है। क्यों? क्योंकि वाटर एक्ट एज अ टेम्परेचर स्टेबलाइजर।
वाटर उस टेम्परेचर को बेयर कर लेता है और उसकी वजह से हमारे जितने भी लिविंग मटेरियल्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर लेता है। चलें जी, ये भी एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया हीट कैपेसिटी का वाटर के साथ लिंक देख के। चलें जी, नेक्स्ट टाइम जो है वो वेस्ट के बगैर अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं जो कि हीट ऑफ वेपराइजेशन है। हम देखेंगे हीट ऑफ वेपराइजेशन का वाटर के साथ लिंक। अब आपको पता है वेपराइजेशन का क्या मतलब होता है, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाना, लिक्विड का आप कह सकते हैं कि वेपर्स में ये गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, वो हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है। अब हम इसको वाटर पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर देते हैं कि करेंगे और फिर हम परसेंटेज बताएंगे कि क्या हीट ऑफ वेपराइजेशन है अगर हमने वाटर को वेपोरेट कराना हो। हम देखते हैं अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द लिक्विड इनटू इट्स वेपर। ये तो होगी इसकी डेफिनेशन कि जितनी हीट हम देंगे किसी वाटर को या किसी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट होने के लिए, वो उसकी हीट ऑफ वेपराइजेशन होगी। आगे वो कह रहे हैं वाटर अब्सॉर्ब मच हीट एज चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू गैस, कि पानी को ठीक ठाक हीट की जरूरत होती है या हीट को ऑब्जॉर्ब करता है ताकि वो लिक्विड से गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो। अब आपको मैं एग्जांपल कोट कर दूं, यहाँ आपको पता है कि जो पेस्पराइजेशन का जो प्रोसेस है या स्वेटिंग का जो प्रोसेस हमारी लिविंग बॉडी में या ह्यूमंस में हो रहा होता है, तो वो क्या हो रहता है, वो एक्चुअली वाटर का वेपर्स में कन्वर्जन ही हम लोग देखते हैं ना, हम लोग वेपराइजेशन ही देख रहे होते हैं, वेपोरेशन या फिर आप स्वेटिंग भी कह सकते हैं। अब हम उसकी वाटर मॉलिक्यूल ही एक्चुअली हमारी बॉडी से वाटर से जो है वो कन्वर्ट होकर गैसियस फॉर्म में फिर एनवायरनमेंट में जाता है, हम वही एक्चुअली डिस्कस कर लें। एग्जांपल मैंने बता दी ताकि आपको समझने में जो है वो आसानी हो जाए। हीट ऑफ वेपराइजेशन इज एक्सप्रेस्ड एज कैलोरीज। अगर हम हीट ऑफ वेपराइजेशन की एक्सप्रेशन की बात करें तो वो कैलोरीज में हम एक्सप्रेस करते हैं, अब्जॉर्ब पर ग्राम। अब यहाँ एक और बात आती है, अगर तो हम हीट ऑफ वेपराइजेशन कैलोरीज में डिस्कस करें तो फिर कैलोरी पर ग्राम होगी, और अगर हम किलो कैलोरी की बात करें तो किलो कैलोरी पर किलोग्राम होगी। फिर वो जो के है वो उस ऊपर वाले के से कट जाएगा। चलिए, ये चीज एक थोड़ी सी डिफरेंस बताने वाली थी। आगे हम देखते हैं कि जी द स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज क्या है जी, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टेटमेंट या ये आ सकती है, देख लें। 574 किलो कैलोरी पर किलोग्राम जो है मैंने आपको बता दी कैलोरी पर ग्राम होगा, और अगर किलो कैलोरी होगा तो हम फिर किलोग्राम लिखेंगे। विच प्लेज एज इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ हीट प्रोडक्शन बाय ऑक्सीडेशन। हमने इसकी पूरी की पूरी परसेंटेज डिस्कस कर ली, ठीक है, हीट ऑफ वेपराइजेशन की, वाटर की हीट ऑफ वेपराइजेशन की। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था जो मैंने मेंशन करना जरूरी समझा, वो देख लें आप। डिफरेंशिएट बिटवीन हीट कैपेसिटी एंड हीट ऑफ वेपराइजेशन आ जाता है, या आप उसमें ये पॉइंट और जो मैंने पीछे स्लाइड में एक ब्लॉग दिया था वो आप लिख सकते हैं इसमें। मेरी कोशिश अगेन यही होती है कि जितने इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है मैं वो भी दूं, और नोट्स बनाने का मकसद ये होता है कि आपको आसान और इजी वे में जो आंसर्स भी मिल जाए उसके, ताकि आपको याद करना जो है वो आसान हो जाए। नेक्स्ट हम फिर अगेन हमने जैसे पीछे डिस्कस किया था हीट कैपेसिटी और फिर हमने उसकी इंपॉर्टेंस देखी थी, अब इसी तरह हीट ऑफ वेपराइजेशन की हम इंपॉर्टेंस देखेंगे। अब मैंने आपको ऊपर स्वेटिंग की एग्जांपल दे दी, आपको पता है स्वेटिंग के रिजल्ट में क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट ही हो रहा होता है ना। अब हम देख लेते हैं, कहते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन प्रोवाइड्स कूलिंग इफेक्ट टू प्लांट्स, चाहे प्लांट्स हो चाहे ह्यूमन हो एनिमल्स में। आपको पता है जहां से भी वाटर की मॉलिक्यूल एवेपोरेट करेंगे वो एक्चुअली इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को ही तो मेंटेन करने के लिए सारा प्रोसेस हो रहा होता है, और उसके रिजल्ट में क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट होता है। व्हेन वाटर इज ट्रांसपायर्ड और टू एनिमल्स व्हेन वाटर इज परस्पायर्ड, कहते हैं कि जब पानी एनिमल्स में स्वेटिंग का प्रोसेस या फिर प्लांट्स में आप कह सकते हैं ट्रांसपायरेशन का जो प्रोसेस हो रहा होता है, इन दोनों प्रोसेस के रिजल्ट में कूलिंग इफेक्ट होता है। तो ये तो एक फायदा हो गया कि जब भी हीट ऑफ वेपराइजेशन हो रही होती है बॉडी में या ये प्रोसेस हो रहा होता है तो उसके रिजल्ट में हमारा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जो है वो मेंटेन हो रहा होता है। सेकंड पॉइंट डिस्कस करेंगे इसकी इंपॉर्टेंस का, जो कि है evaporation ऑफ ओनली 2 ml आउट ऑफ 1 लीटर। अब आपको पता है कि 1 लीटर में कितने ml होता है, 1000 ml होता है। यानी कि हम 1 लीटर के सिर्फ उस 1000 ml में से अगर हम 2 ml की बात करें ऑफ वाटर लोअर्स द टेम्परेचर ऑफ द रिमेनिंग 998 ml बाय 1 कैलोरी, कहता है 1 सेंटीग्रेड। वो कहता है कि जितना अगर हम एवेपोरेशन की बात करें, अगर हम 1 लीटर जो कि 1000 ml के बराबर है, उस 1000 में से अगर हम 2 ml की ही सिर्फ 2 ml की ही अगर हम एवेपोरेशन करा दें तो उसके बाद जितनी 998 ml बच जाएंगे उसका टेम्परेचर हम इतना जो है वो गिरा देते हैं, लोअर्स द टेम्परेचर। क्लियर हो गया। ये इसकी कुछ हमने डिटेल डिस्कस की कूलिंग इफेक्ट, और फिर हमने इसकी जो है वो प्रॉपर एग्जांपल के साथ डिस्कस कर ली कि कितना इफेक्ट और क्या इफेक्ट होता है, किस हद तक इसका इफेक्ट है। चलो जी मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि आप नेक्स्ट स्लाइड पे देख सकते हैं। ये अगेन इसी टॉपिक की कंटिन्यूटी है जो कि इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर चल रहा है। आयनाइजेशन ऑफ वाटर की बात करेंगे कि वाटर
के अंदर जो आयंस बनते हैं उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये वाटर की आयनाइजेशन की। फिर हम ना सिर्फ इसकी ये देखेंगे बल्कि इसकी इंपॉर्टेंस भी देखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए बात करें वाटर, आपको पता है वाटर एक मॉलिक्यूल है जो आयनाइज हो जाता है, अपने आप को हाइड्रोजन पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट करता है। पीछे आप इक्वेशन देख सकते हैं कि वाटर जो है वो, अब देखिए ना ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, यहाँ से यहाँ कन्वर्ट होता है, तो ये दोनों जो है आयंस वो वाटर में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। कहते हैं जो अब आप रिएक्शन देख रहे हैं, दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल। मैंने आपको बता दिया कि ये रिवर्सिबल है, मैंने सॉरी शायद इरिवर्सिबल बोला नहीं, ये रिवर्सिबल है कि मैंने आपको बता दिया कि रिवर्स हो सकता है। वाटर अगर आयंस में कन्वर्ट होता है तो ये आयंस दोबारा वाटर में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, बट इक्विलिब्रियम इज मेंटेन, लेकिन इक्विलिब्रियम जो है वो मेंटेन हो जाता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट आपकी टॉपिक की या नेक्स्ट पॉइंट की, तो लिखा हुआ है कि एट 25 डिग्री, कहते हैं कि 25 की बात करें तो ये एक्चुअली रूम टेम्परेचर है। कहते हैं कि रूम टेम्परेचर पे द कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड OH आयंस इज इन प्योर वाटर इज अबाउट 10, वो कह रहा है कि 10 रेज टू पावर -7 मोल पर लीटर है। अब ये जो है वो आपकी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बात की है कि कहता है कि अगर हम आयनाइजेशन ऑफ वाटर की बात करें, कहते हैं रूम टेम्परेचर में ये जो आयंस की कंसंट्रेशन है प्योर वाटर में डिस्कस करें तो वो इतनी होती है पर लीटर, अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये तो होगी आयनाइजेशन में कि वाटर के जो आयंस हैं वो क्या कैपेसिटी रखते हैं। अब हम देखेंगे कि वाटर के आयंस जब वाटर आयंस में कन्वर्ट होता है, कि या तो फिर हम कहेंगे कि वाटर के अंदर मौजूद जो आयंस हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि वाटर के अंदर जो मौजूद हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन OH आयंस इफेक्ट एंड टेक पार्ट इन मेनी ऑफ द रिएक्शंस व्हिच टेक प्लेस इन सेल। कहते हैं कि सेल में होने वाले जितने भी डिफरेंट रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनके अंदर या उनको प्रोसीड करने के लिए या उनके लिए हेल्पफुल होते हैं हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन। सो आयनाइजेशन ऑफ वाटर इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ केमिकल। कहते हैं कि रिएक्टिविटी को इंक्रीज करता है, जैसे ही वाटर आयंस में कन्वर्ट होंगे तो इनके जो आयंस होते हैं, वाटर के जो आयंस होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सेल्स के अंदर डिफरेंट रिएक्शंस को ना सिर्फ प्रोसीड करते हैं या फिर आप कह सकते हैं रिएक्शन को टेक प्लेस करने में हेल्प करते हैं, बल्कि उसकी उन केमिकल्स की रिएक्टिविटी को भी इंक्रीज कर सकते हैं। क्लियर हो गया। ये तो कुछ हमने आयंस पॉइंट ऑफ व्यू से वाटर की इंपॉर्टेंस देख ली कि वो उसके जो आयंस हैं वो रिएक्टिविटी, किसी भी केमिकल्स की रिएक्टिविटी को, केमिकल्स की रिएक्टिविटी को इंक्रीज करने की कैपेसिटी रखता है। चलें जी, अब इस ही टॉपिक का मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर की कंटिन्यूटी का लास्ट पॉइंट हम लोग प्रोटेक्शन डिस्कस करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूं। अब आप बताएं, अल्लाह ताला ने अगर हमारी बॉडी में वाटर रखी है, हम बॉडी में क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हम बायोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं। वाटर तो हमारे एनवायरनमेंट में भी है, हमारे रेजर्वायर्स में भी, वाटर रेजर्वायर जैसे रिवर हो गया, लेक्स हो गए, डिफरेंट पॉन्ड्स हो गए, सीज हो गए, ओशंस हो गए, लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो हम इंटरनल जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर या सेल्स के अंदर का जो वाटर है उसको डिस्कस कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने वो जो वाटर बनाया उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। चलें जी, अगर हम उसकी इंपॉर्टेंस प्रोटेक्शन की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं हमारी आई की, आपको पता है जब हम आई मूवमेंट करें, आई लिड की जो है वो हम मूवमेंट करें तो ये इजी से नहीं, आसानी से नहीं हम आंखें झपक लेते। क्यों झपक लेते हैं? क्योंकि रबिंग ऑफ आई से आसान आप कह सकते हैं इसलिए क्योंकि आपकी आंख मॉइस्ट रहती है हमेशा, आपकी आई में टीयर्स होते हैं जो आपकी आंख को रबिंग प्रोवाइड करती है और आपको प्रोटेक्ट करती है आपकी आंख को किसी भी बाहर की हार्मफुल सब्सटेंसेस है, मिट्टी हो सकती है, कोई भी डर्ट पार्टिकल्स हो सकता है, कोई भी बैक्टीरिया हो सकता है, उसकी जो है वो हार्मफुल इफेक्ट से बचाती है। एक ये पॉइंट डिस्कस कर लिया। मजीद जो है 1 बाय 1 मैं स्टेटमेंट पढ़ती जाऊंगी, मैं आपको बताती जाऊंगी कि ऑर्गन्स के अंदर मौजूद डिफरेंट वाटर कैसे जो फ्लूइड है वो कैसे कुशन का तौर पर प्रोवाइड करता है, या क्या क्या उनके फायदे, तो हम डिस्कस करते हैं। लिखे पॉइंट नंबर 1 लिखा है कि वाटर इज इफेक्टिव lubricant that provides protection against damage resulting from friction। कहते हैं कि वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर जो है इसकी एक इंपॉर्टेंस ये है कि ये इफेक्टिव लुब्रिकेंट है। लुब्रिकेंट कहते हैं किसी चीज को जो है ना वो ईज से या आसानी से मूवमेंट करना कह सकते हैं आप, ठीक है। इजी आसानी से जो है ना वो मूवमेंट कर सकती है, प्रोटेक्ट कर सकती है अगेंस्ट डैमेज से, किसी भी डैमेज से। या फ्रिक्शन प्रोवाइड, जैसे मैंने आपको आंख की एग्जांपल दे दी कि आंख को इजीली मूवमेंट इसीलिए हो रही होती है क्योंकि टीयर्स होते हैं। टीयर क्या है? एक वाटर की फॉर्म है ना, तो उससे क्या होता है हमारे डैमेज से भी हमें बचा सकती है। आगे वाटर का दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं। कहते हैं पॉइंट प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं कि वाटर ऑल्सो फॉर्म ऑफ फ्लूइड क्वेश्चन अराउंड ऑर्गन्स। अब मैं आपको बताऊं, अगर आपने हार्ट को डिस्कस किया होगा तो हार्ट के जो हार्ट की जो प्रोटेक्टिव लेयर है जिसको पेरिकार्डियम कहते हैं, उसके अंदर जो मौजूद पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, आपने पढ़ा होगा, उसका क्या काम होता है कि वो पेरिकार्डियम और हार्ट मसल्स के दरमियान फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है ताकि वो रबिंग मूवमेंट ना हो और हमारा हार्ट जो है वो डैमेज ना हो। यही बात है ना। अब अगर हम
बात करें लंग्स की पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लंग्स में एक आपने देखा होगा प्लूमुलर जो है वो लिक्विड होता है, प्लूलर फ्लूइड इसको भी बोल सकते हैं। इसका क्या काम होता है, अब आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा अगर आप टक्कर लगती है तो क्या वो जो लंग्स हैं वो हमारी रिब्स के साथ जो है वो रगड़ खा लें और उधर ही वो जो है डैमेज हो जाए, नहीं। तो अल्लाह ताला ने डिफरेंट ऑर्गन्स के अराउंड क्या किया है, फ्लूइड का एक कुशन है। कुशन क्यों, क्योंकि आपको पता है कि ये फ्रिक्शन को भी जो है वाटर जो है वो ऑर्गन्स का जो वाटर है वो फ्रिक्शन को भी रोकता है, या और दूसरा काम ये कि ये एब्रेशन डैमेज से बचाता है, किसी भी डैमेज से, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दी। तीसरा इसका ये हम कुशन के तौर पे 5 पॉइंट में मैं आपको एक बात बताती जाऊँ कि ये शॉक अब्जॉर्बर के तौर पे भी काम करता है। अगर आपको कोई झटका लगा तो फिर उस हिसाब से ये ऑर्गन्स को जो है वो प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। क्लियर हो गया। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा वाटर का प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्गन्स में। अब एग्जाम्पल मैंने आपको बता दी थी, टीयर्स प्रोटेक्ट सरफेस ऑफ आई फ्रॉम रबिंग ऑफ आईलिड। जब हम आईलिड रब करते हैं, हमारे टीयर जो है वो भी तो वाटर की फॉर्म में, वो हमारी आई को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। अब हम डिफरेंट नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं जो कि रिएजेंट्स हैं। वाटर एक्ट एज रिएजेंट्स इन मेनी प्रोसेसेस। मैंने आपको पीछे हमने आयंस की जब बात की कि वाटर जो आयंस है वो डिफरेंट केमिकल्स की रिएक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। जैसे सच एज वो कहता है कि आपको पता है कि ना सिर्फ ये किसी की केमिकल्स की को प्रोसीड करते हैं, किसी केमिकल की रिएक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, बल्कि किसी प्रोसेस के तौर पे आप कह सकते हैं रॉ मटेरियल के तौर पे भी एक्ट करते हैं। रॉ मटेरियल के तौर पे कैसे, जैसे आपको पता है फोटोसिंथेसिस में वाटर जो है वो एज अ रॉ मटेरियल एजेंट जो है वो यूज करता है। रॉ मटेरियल कह लें या रिएजेंट्स कह लें तो बात तो समझ आती है। तो कहते हैं रिएजेंट्स के तौर पे भी वाटर एक्ट करता है। किन किन प्रोसेस में मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, फोटोसिंथेसिस में भी, हाइड्रोलाइसिस में भी, डिफरेंट हाइड्रोलाइसिस की प्रोसेस में या रिएक्शन में भी वाटर जो है वो एज अ रिएजेंट काम करता है, जिसके रिजल्ट में हाइड्रोलाइज हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम टर्जिडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। अब आपको पता है कि वाटर के अंदर सेल्स के मौजूद होने की सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है ना कि वो प्लांट्स हो या प्लांट बॉडी हो या हर्बेशियस स्टेम्स हो या डिफरेंट ह्यूमन बॉडी हो, उसमें क्या करता है, एक पॉइंट हमें कह सकते हैं कि वो टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है। आप कह सकते हैं टर्जिड इसलिए ताकि वो इरेक्ट पोजीशन में अपनी जगह खड़े रहें। ठीक है। अब देखिए वो कह रहे हैं कि वाटर प्रोवाइड टर्जिडिटी टू द सेल्स। टर्जिडिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली इन प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वरना पानी ना हो, टर्जिडिटी ना हो तो क्या होगा, प्लांट्स तो बिल्कुल मुरझा जाएंगे, गिर जाएंगे, सीधे खड़े नहीं रहेंगे। ठीक है। विच प्रोवाइड सपोर्ट इन बॉडी, प्लांट बॉडी की या फिर हर्बेशियस स्टेम्स में क्या तौर पे उनको सपोर्ट प्रोवाइड करती है, क्या, वाटर। क्यों, क्योंकि वाटर जो है वो टर्जिडिटी भी प्रोवाइड करती है। प्रोटेक्शन के पॉइंट्स आपको आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। यहाँ तक ही था आज का हमारा टॉपिक जो कि था इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। आई होप आपको बहुत डिटेल से समझ आ गई होगी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल्स में या हमारी पूरी की पूरी बॉडी में वाटर का क्या रोल है। डिफरेंट वे से हमने उसका रोल पढ़ लिया। ठीक है। वो 5 पॉइंट्स थे, मैंने आपको बता दिया। सबसे पहला पॉइंट था सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज का, दूसरा था हीट कैपेसिटी का, तीसरा हमने देखा हीट ऑफ वेपोराइजेशन, फिर हमने इसकी पॉइंट इंपॉर्टेंस देखी थी आयनाइजेशन ऑफ वाटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लास्ट हमने देख लिया प्रोटेक्शन। आई होप आपको बहुत सारी समझ आई होगी। अब मैं आपको इसी लेक्चर वीडियो के लास्ट में एक, आपको पता है कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है वो देना यहाँ जरूरी समझ रही हूँ। अब देख लें एमसीक्यूज है, इसके आंसर्स भी आपको बताती जाऊंगी। और ये जो है ये पास बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको इसलिए दे रही हूँ ताकि आपकी तैयारी हो जाए। ये ना सिर्फ आज के लेक्चर की बल्कि यहाँ से पहले जितने रिमेनिंग लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं उनमें से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैं यहाँ मेंशन करूंगी। और इससे क्या होगा, आपकी रिवीजन भी हो जाएगी और आपको पता होगा कि आपको कितनी अच्छी मेरी समझ लग रही है या आपकी कितनी अच्छी तैयारी हो रही है। चलिए मैं अपना पॉइंटर ऑन कर लूँ, तब तक आप स्टेटमेंट को देखें कि स्टेटमेंट क्या जो है वो डिमांड कर रहा है। पूछ रहे हैं जी ह्यूमन टिश्यूज हैव 85% वाटर इन सेल्स। अब मैंने बात की किस टिश्यू में 85% वाटर होता है। ठीक है। हमने पीछे अभी, बल्कि ये तो इसी टॉपिक से ही है जी, जिनको ब्रेन लग रहा है वो बिल्कुल ठीक है। ब्रेन में कितना वाटर की क्या परसेंटेज थी, 85% थी। और ब्रेन सेल में कितनी थी, सॉरी बोन सेल कहना था, बोन सेल में कितनी थी, 20%। ठीक है। 20% हमने देखी थी बोन सेल्स में और 85% हमने देखी थी ब्रेन सेल में। चलें जी नेक्स्ट एमसीक्यू की स्टेटमेंट देखते हैं। दैट इज अ काइंड ऑफ केमिकल लिंक बिटवीन एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म। इसके ऑप्शंस देख लेते हैं जिससे आपको जो है वो क्लियर होगा। ग्लूकोज जो है वो एक ऐसा केमिकल लिंक है जो कि एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म के दरमियान का एक लिंक है। क्लियर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन मेमेलियन सेल। देखिए मैंने आपको पिछले लेक्चर में दिखाया था ना कंपैरिजन के मेमेलियन सेल का बैक्टीरियल सेल के साथ क्या कंपैरिजन है। उसी में वो आपसे परसेंटेज पूछ रहे हैं कि सबसे ज्यादा परसेंटेज क्या थी, आप बताएं। वाटर थी, प्रोटीन थी, कार्बोहाइड्रेट्स थी कि जो है वो लिपिड्स थी। जी क्या इसका आंसर लग रहा है जी, इसका आंसर है बी, प्रोटीन्स।
प्रोटीन्स की जो तादाद है वो सबसे ज़्यादा होती है मेमेलियन सेल में। नेक्स्ट हम बात करते हैं द पोटेंशियल सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी फॉर सेलुलर एक्टिविटी। किसी भी सेलुलर एक्टिविटी को करने के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी की सोर्स है वो क्या होगी? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड। हमने ये पीछे डिस्कस किया है पिछले लेक्चर में। इसका आंसर आप मुझे बताएं, इसका आंसर क्या होगा? यस, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोकार्बन जो है वो बेहतरीन एनर्जी सोर्स होते हैं। अपना फिफ्थ एमसीक्यू देखते हैं, इन बैक्टीरियल सेल्स व्हाट आर परसेंटेजेस। हमने देखी थी ना परसेंटेज, अभी मैंने आपको यहाँ भी इसी लेक्चर में भी बताते हुए रिवाइज करवा दी थी। कितनी परसेंटेज थी वाटर की? देखिए 70 लिखी हुई है, 40% लिखी हुई है, 60% है, ये 50% है, क्या है? यस, इसका मैंने आपको बताया था 70% जो है वो बैक्टीरियल सेल में भी है, इवन मेमेलियन सेल में भी परसेंटेज जो थी वो 70 ही थी। हम अपना 6th इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करते हैं जो कि है द बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमने जब कार्बन की इंपॉर्टेंस देखी थी तो मुझे याद है मैंने आपको बताया था कि जो कार्बन है वो एक बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो अब मुझे आप बताएंगे खुद ही कि इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर यस, इसका आंसर कार्बन होगा। कार्बन जो है वो एक ऐसा बेसिक जो है आप कह सकते हैं एलिमेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। नेक्स्ट 7th एमसीक्यू डिस्कस करते हैं जो कि है द स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर। देखें मैंने आपको कहा था ना कि ये परसेंटेज जो है या ये जो वैल्यू है ये आपको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये तो आज के ही लेक्चर में है। मुझे आप ए बी सी डी इन ऑप्शंस में से मुझे आप बताएं कि 7th का जो है वो क्या आंसर होगा? यस, 574 किलो कैलोरी पर किलोग्राम इसका आंसर था। हम देखेंगे पेप्टाइड बॉन्ड किस किस दौरान होता है, किन किन के बीच होता है। कार्बन, अब देखो यहाँ लिखा हुआ है ये कार्बन कार्बन नाइट्रोजन लिंकेज नहीं है, ये है आपको पता है पेप्टाइड बॉन्ड जो होती है ना वो नाइट्रोजन ऑफ अमाइनो एसिड और कार्बोनाइल कार्बन के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये कार्बोनाइल कार्बन है और ये नाइट्रोजन है किसका? अमाइनो एसिड का। इन दोनों के दरमियान जो लिंक होगा उसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन नहीं ठीक। तो ये 8 एमसीक्यूज थे जो अब तक के सारे जो जितने भी प्रीवियस लेक्चर वीडियोस थे उनमें से इंपॉर्टेंट थे, तो मैंने यहाँ मेंशन करना जरूरी समझा। आई होप ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो हेल्पफुल होंगे। जितने इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे वो मैं लेक्चर में जो है 1 by 1 ऐड करती गई। अब मैं जो है वो आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।